ऑन 28 फरवरी सुबह 8:10 पर अमेरिकन और इजरायली फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने ईरान पर अटैक किया, जिसमें ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी, ही वाज मार्टर्ड। 3 सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस हैव इमर्ज्ड आउट ऑफ दिस सिचुएशन। नंबर 1, इसराइल जो है वो ईरान पर दोबारा अटैक क्यों करना चाहता है, या उसने ईरान पर दोबारा अटैक क्यों किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ईरान पर अटैक कर क्या ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहता है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट कि ईरान का लाइकलीस्ट फ्यूचर जो है वो क्या होने जा रहा है। आज हम इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स देखकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि मिडल ईस्ट जो है वो किस डायरेक्शन में इमर्ज कर रहा है इन नियर फ्यूचर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इजराइल जो है ईरान पर दोबारा अटैक क्यों करना चाहता है। ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वो हमें मालूम होना चाहिए अगर हमने इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली 12 डे वॉर जो है, जो कि जून में हुई बिटवीन इजराइल एंड ईरान, उसके बाद इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दोबारा इजराइल और अमेरिका जो है वो ईरान को क्यों इंगेज करना चाहते हैं, इसको बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। और वेरी फेमस एक एनालिस्ट हैं मीर शामीर, उन्होंने इसको बड़े ही अच्छे अंदाज से जो इसकी एनालिसिस उन्होंने अपनी टेक जो उस पर दी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वो ये है कि ही सेज कि एक शॉर्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो इसराइल को नज़र आ रही है टू सेटल स्कोर विद ईरान। बेसिकली उनके कहने के मुताबिक ईरान के साथ जब इसराइल की लास्ट वॉर हुई जून में, तो उसमें इसराइल और अमेरिका दोनों को ये रियलाइज़ हो गया कि ईरान के पास वो पोटेंशियल है कि वो एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो इसराइल को दरपेश हो सकती है इन नियर फ्यूचर, यानी कि सीरियस चैलेंज जो है ईरान इसराइल को दे सकता है। बिकॉज ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे जब ईरान ने फायर किए तो उन्होंने जो आयरन डोम जो उनका सिक्योरिटी हसार है उसको बाईपास किया और सीरियस डैमेजेस जो हैं वो इसराइल के लिए उस वक़्त ईरान ने उनको डैमेज किया, उनकी सिक्योरिटी को। उससे ये हुआ कि नेतन्याहू एज रिपोर्टेड बाय हिम, जो कि मीर शामीर हैं, उनके कहने के मुताबिक नेतन्याहू बेसिकली अप्रोच्ड ट्रंप कि उस वॉर को रुकवाया जाए और इसराइल को रेस्क्यू किया जाए। इससे इसराइल जो है उसकी जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी है, वो चैलेंज हो चुकी है। और उनके लिए ये एक परेशानी की बात है कि अगर ईरान को मज़ीद टाइम दिया गया तो ईरान जो है वो उस पोटेंशियल को गेन कर सकता है कि फिर इसराइल को ईरान को कंट्रोल करना और ईरान का जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल करना विल नॉट बी पॉसिबल। तो ये जो शॉर्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये इसराइल और अमेरिका बोथ दे थिंक कि दिस शॉर्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ पासिंग एवरी डे, तो ये क्लोज होने वाली है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल गई तो वो समझते हैं कि ईरान विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, जो कि ना अमेरिका को सूट करता है ना ही इसराइल को सूट करता है। तो इसलिए इसराइल जो है एक इतने शॉर्ट पीरियड में दोबारा वो उसने ईरान पे अटैक किया है अलॉन्ग विद अमेरिका। तो एक तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि वाई इसराइल हैज़ अगेन अटैक्ड ईरान, उसका ये हमें समझना चाहिए कि इसराइल जो है वो ये समझता है कि इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही ईरान को कंट्रोल किया जा सकता है, वरना द थिंग्स विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अमेरिका बेसिकली ईरान को अटैक करने में क्यों शामिल हो गया है, डायरेक्टली खुद शामिल हो गया जो अमेरिका। इस क्वेश्चन को भी समझना बहुत जरूरी। बेसिकली अमेरिका जो है ना वो कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। एक तो अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट को लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मिडल ईस्ट को लूज़ करना जो है अमेरिकन जो ओवरऑल जो उसका जो डिज़ाइन है एज अ ग्लोबल पावर, एज द लीडिंग इंटरनेशनल पावर, उसमें मिडल ईस्ट का बहुत अहम रोल रहा है फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स। अब सिचुएशन ये है कि ईरान को स्पेशली आफ्टर वॉर विद इजराइल चाइना और रशिया दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना जो है वो ऑफेंसिव जो पोटेंशियल है इस ईरान का
उसको डेवलप करने के लिए उसको मिसाइल सिस्टम और इस तरह के जो डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वो प्रोवाइड कर रहा है। रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पीछे, जो कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2 वीक्स और एटलीस्ट और मैक्सिमम 1 मंथ बैक, जो ये मीडिया पे भी ये खबर आई थी, इंटरनेशनल मीडिया पे, कि चाइना ने ईरान को मिसाइल जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। रशिया जो है वो ईरान को डिफेंस सिस्टम, जिसमें जो वो S-400 टाइप जो डिफेंस सिस्टम है, जो बेसिकली कोई भी जो मिसाइल अटैक आता है उसको रोकने के लिए है, वो ऑलरेडी रशिया ईरान को प्रोवाइड कर चुका है, या इन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग दैट सिस्टम टू द ईरान, वो ऑलरेडी है। तो ईरान को अगर चाइना और रशिया ये दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों सिस्टम करके उसको इक्विप कर देते हैं, तो अमेरिका के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मिडिल ईस्ट को फिर जिस तरह अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है उस तरह कर सके, क्योंकि उसमें फिर ईरान का इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली ज़्यादा होने के चांसेस है। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमेरिका बाय अटैकिंग ईरान बेसिकली वांट्स टू रीएस्टैब्लिश इट्स अथॉरिटी एज द लीडिंग वर्ल्ड पावर। दुनिया में अमेरिका जो है वो एक यूनिपोलर जो सिस्टम था, यूनिपोलर ऑर्डर था, उसको रूल करता रहा ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स नाउ, जो कि फिर चाइना ने और रशिया ने चैलेंज किया हुआ है। तो अमेरिका जो है वो अपनी पावर और अपनी उस अथॉरिटी को दोबारा रीएस्टैब्लिश करना चाहता है। ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है कि दे हैव कम फॉरवर्ड, और उन्होंने खुद पर्सनली उसको अटैक किया हुआ और उसको एंगेज किया हुआ है। इसके अलावा ट्रम्प जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी को भी इस्टेब्लिश करना चाहता है, बिकॉज मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका में, और उसके लिए आजकल तो एक इंटरनेशनली ये एक जो है ना, इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट एन अनसेड नॉर्म कि आप अटैक करें किसी पे और वो अचीव करें तो आपको वोट बड़े पड़ते हैं। जिस तरह के हमने देखा कि इंडिया में मोदी साहब जो हैं वो हर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान को इंगेज करते और इलेक्शन जीतते रहे हैं। तो ट्रम्प प्रोबेबली ऑल्सो वांट्स के वो उसमें से कुछ ऐसे जो वोटर्स हैं जो कि उसके साथ नहीं हैं, या वो उनमें कुछ कमी आ रही है, तो उसको वो दोबारा गेन करने के लिए अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करने के लिए भी अटैक और वॉर को यूज़ कर रहा है। यानी वॉर इज़ बीइंग यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉपुलैरिटी। और इसके अलावा इसराइल का जो प्रेशर है वो दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि इसराइली जो समझ लें लॉबिंग है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एक और बड़ा पोटेंट किस्म का एक फैक्टर है इन दी अमेरिकन डिप्लोमेसी एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से ट्रम्प साहब खुद सामने आए हैं और अमेरिका जो है उसने खुद ईरान पर अटैक किया हुआ है। चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अपने जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और पूरे का पूरा नेवल सिस्टम जिसे वो कहते हैं वो पूरे का पूरा वहाँ पे शिफ्ट किया है, बिकॉज एज पर द रिपोर्ट्स गोज ऑन इंटरनेशनल मीडिया के जो नेतन्याहू हैं, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये ट्रम्प को ये कहा है कि ईरान का जो पोटेंशियल है टू रिएक्ट उसको इसराइल बर्दाश्त नहीं कर सकता, या इसराइल शायद कंट्रोल ना कर सके। तो ट्रम्प जो है पूरी पावर के साथ अब ईरान के उस पेरिफेरी में आकर उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो दिस इज द रीज़न कि अमेरिका इस अटैक में फ्रंट से लीड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इन द करंट सिनेरियो वो है लाइकलीस्ट फ्यूचर ऑफ ईरान, यानी ईरान का फ्यूचर क्या होने जा रहा है और क्या ईरान में रजीम चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। व्हाट इज़ हैपनिंग देयर नाउ। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ईरान का जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा उसको देखते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि ईरान में बेसिकली 3 टियर्स हैं गवर्नमेंट के जो सिस्टम को चलाते हैं। सबसे ऊपर जो है, सबसे टॉप पर जो है वो सुप्रीम लीडर होते हैं, और जो सुप्रीम लीडर के साथ उनके पैरेलल 2 और जो समझ लें ऑर्गन्स ऑफ पावर हैं, जो कि एक तो उनकी गार्जियन काउंसिल है, जो तकरीबन 12 मेंबर्स की एक गार्जियन काउंसिल होती है, जिसमें से 6 जो हैं वो जो सुप्रीम लीडर नॉमिनेट करते हैं, और 6 जो हैं वो जुडिशरी जो है उनकी, जो ईरान की जो जुडिशरी है वो बहुत पावरफुल है, ऑर्गन है उनका, तो वो नॉमिनेट करते हैं। तो ये 12 मेंबर की एक गार्जियन काउंसिल होती है, और इसके अलावा तीसरा जो होता है उनका प्रेसिडेंट होता है, हु इज़ दी बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये 3 टियर्स हैं जो रूल करते हैं
जो पॉलिटिकल सिस्टम है ईरान का। इसके अलावा वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो उसके दो फैसेट्स हैं। एक तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जो एक 13 मेंबर कमेटी होती है। 13 मेंबर एक समझ लें कि एक बॉडी है जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जितने भी मैटर्स होते हैं उसमें वो लीड करती है और उसमें वो डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में है। उसके अंडर जो है दो बेसिकली स्ट्रक्चर्स हैं या दो ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक तो जो ईरानियन नेशनल गार्ड्स हैं, जिनको ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जिनको कहा जाता है, IRGC जिन्हें कहते हैं। एक तो वो सिस्टम है जो कि रेगुलर आर्मी है ईरान की, और इसके अलावा एक आतिश है, एक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है उसको देखती है। जो IRGC है उसको कहा जाता है कि वो इंटरनल जो सिक्योरिटी का जितना भी फैसेट है वो सारा वो देखती है। तो ये दोनों सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस और इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये बेसिकली सारे मिलकर ईरान की सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट हैं उसको देखते हैं। अब इस वक्त जो है जो सुप्रीम लीडर जो है उनकी डिमाइस के बाद इस वक्त एक 3 मेंबर कमेटी है जो इस वक्त गवर्नमेंट के जो सुप्रीम लीडर का जो रोल था वो बेसिकली कर रही है अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट। तो 3 मेंबर कमेटी है जो इस वक्त समझ लें हाईएस्ट बॉडी इस वक्त ईरान में है, जो एक प्रोविजनल बॉडी है और ये काम करेगी जब तक कि नए जो हैं वो जो सुप्रीम लीडर वो अनाउंस नहीं हो जाते। उसका क्या तरीका होता है? उसका ये तरीका होता है, जो नॉर्मल जो तरीका है वो ये है कि जो सुप्रीम लीडर है ही इज़ इलेक्टेड बाय 88 मेंबर एक बॉडी है, वो उनको जो है वो हर 8 साल के बाद इलेक्ट करती है फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स। तो ये इनका सुप्रीम लीडर की इलेक्शन का और उनकी सक्सेशन का एक तरीकाकार है। जो आयतुल्लाह खामेनी थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपने जो हेयर अपरेंट थे या अपने जो समझ लें कि जो उनके बाद बनेंगे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या कोई भी ऐसी सिचुएशन में, वो उन्होंने ऑलरेडी नॉमिनेट किया हुआ है। इस सारे सिस्टम को डिस्कस करने का यहाँ पर मकसद ये है कि हमें ये आइडिया हो जाता है इससे देख के कि एक बहुत ही वेल एंट्रेंच्ड सिस्टम जो है ऑफ सक्सेशन एंड गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस वो ईरान में इस वक्त मौजूद है। तो जब इतना इस्टेब्लिश सिस्टम किसी कंट्री में मौजूद हो तो उसको उस रजीम को या उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इन वन स्ट्रोक जो है उसको टॉपल डाउन नहीं किया जा सकता। अपेरेंटली जो हमें हिस्ट्री जो बताती है कि उसमें अगर सुप्रीम लीडर नहीं है तो उनके सक्सेशन का, उनके इलेक्शन का देयर इज़ अ मैकेनिज्म इन प्लेस। और इसी तरह बाकी जो इदारे हैं या उनके लीडर हैं जैसे कि प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट नहीं भी अगर पहले खबर आई थी मीडिया पे कि शायद प्रेसिडेंट भी उसमें वो भी शहीद हो गए, तो उनकी जगह एक वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था कि ये जो सेकंड इन कमांड है ये अभी प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे जब तक उनका नहीं क्लियर हो जाता। तो सिंस प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज़ अलाइव तो वो भी एक अथॉरिटी है। तो वैक्यूम क्रिएट होता हमें नज़र नहीं आता। तो अगर वैक्यूम क्रिएट नहीं नज़र आता होता हुआ तो फिर क्या होगा? फिर यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन 30 से 40 साल का ये सिस्टम है जो कि ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है ईरान में। तो उसमें फिर उसके साथ जो एफिलिएटेड जो बॉडीज़ होती हैं, उसके साथ जो एफिलिएटेड लोग होते हैं, वो उस सिस्टम को गिरने से बचा लेते हैं। ये हमें हिस्ट्री से ये लेसन मिलता है। तो ये तो पॉइंट नंबर 1 है कि रजीम अगर होने जा रहा है उसके चांसेस कितने हैं। तो अपेरेंटली इस एस्पेक्ट को देखें तो रजीम के गिरने के चांसेस फ़िलहाल या रजीम चेंज के चांसेस ईरान में हमें कम नज़र आते हैं। दूसरी जो सिचुएशन है जो यहाँ पर हमें डिस्कस कर सकते हैं, जिसको या इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, वो ये है कि अमेरिका या इज़राइल उन्होंने अगर ये ऑब्जेक्टिव सामने रखा कि रजीम चेंज की जाए तो उसके लिए उन्होंने मीन्स क्या अभी तक एम्प्लॉय किए हैं या डिप्लॉय किए हैं? उन्होंने अभी तक एयर स्ट्राइक्स की हैं, मिसाइल मारे और ये वो। तो इस तरह का सिस्टम जो होता है जो कि एक प्रॉपर इन प्लेस कोऑर्डिनेटेड एंट्रेंच्ड पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जहाँ पर बहुत सारा एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म भी उसमें इन्वॉल्व है सक्सेशन का और लीडरशिप का, उसको बाय वन स्ट्रोक ऑफ और बाय फ्यू स्ट्रोक्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स उनको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। अगर फॉर दैट मैटर
अगर कोई चेंज इस तरह की लाई जाती है ऐसी जगह पर, तो यू हैव टू गेट योर बूट्स ऑन ग्राउंड, वहां पर जाकर आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और मेरा ख्याल है कि ये डिक्लेयर भी यही किया गया अभी तक ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका कि बूट्स ऑन ग्राउंड की कोई ऑप्शन जो है वो अमेरिका के मद्देनज़र नहीं है। बिकॉज एक बहुत बड़ी आर्मी है, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी सेटअप है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ईरान की, तो उसको इस तरह बूट्स ऑन ग्राउंड करके तो उसमें इंटरफेयर करना मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो सिर्फ एयर स्ट्राइक से भी रजीम चेंज होता हुआ मेरे नज़र नहीं आता, यानी कि वो मीन्स जो अमेरिका ने अभी तक एम्प्लॉय किए हैं। और अगर अमेरिका या अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली आस्किंग द पीपल ऑफ ईरान टू कम आउट एंड टेक ओवर द कंट्री अगेन, ये वो इस तरह की जो बात कर रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी हमें फ़िलहाल बहुत कम नज़र आ। तो इससे फिर हम इस बात सारी सिचुएशन को कंक्लूड अगर हम करें, तो हमें एट द मैक्सिमम ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ी चेंज भी ईरान में आ गई, तो वो एक नई लीडरशिप होगी जिसका एजेंडा हो सकता है कि वो अ लिटिल बिट मोर फ्लेक्सिबल हो। दे वुड लाइक टू अकोमोडेट मैनी वेस्टर्न डिमांड्स, लाइक न्यूक्लियर के ऊपर कोई ऑप्शन हो सकती है या बाकी ऐसी कोई मैकेनिज्म क्रिएट किया जा सकता है। तो विद अ मोर फ्लेक्सिबल लीडरशिप इन ईरान में इमर्ज। अदरवाइज हो सकता है कि इसी की कॉन्टीन्यूटी में जाकर जो है ये जो वॉर है ये अल्टीमेटली क्लोजर की तरफ चली जाए, बिकॉज देयर इज़ अ वाइड कंसेंसस अमंग दी स्कॉलर्स अराउंड द ग्लोब एट दिस टाइम कि बहुत ज़्यादा जो लंबी वॉर जो है ना वो इसराइल को सूट करती है, ना ही प्रॉबेबली अमेरिका को सूट करती है, फॉर मैनी रीजंस। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल सिनेरियोज।